वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं रजनी पाटी आप सभी का दक्षांश एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करती हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई का सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने लॉन्च किया है 2021 एंड 22 के लिए टर्म 1 के अकॉर्डिंग। तो क्या आने वाला है हमारे पेपर में, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसे सॉल्व करने की, तो हम देखते हैं हमारे पेपर। लेट्स वी स्टार्ट। यस, आपको टोटल कितना टाइम मिलने वाला है? टोटल हमें टाइम मिलेगा 90 मिनट्स और क्वेश्चन मार्क कितना रहेगा? तो क्वेश्चन के मार्क्स होंगे टोटल 40 मार्क्स का पेपर आएगा आपका। और आपको मिलने वाला है आपका पेपर कितने सेक्शन में? 4 सेक्शन में डिवाइड होगा आपका पेपर। कितने सेक्शन? 4 सेक्शन। और टोटल आपको सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन आएंगे? तो सेक्शन ए में हमें मिलते हैं 24 क्वेश्चन, जिसमें से हमें कितना अटेम्प्ट करना है? हमें अटेम्प्ट करना है ओनली 20 क्वेश्चंस। और सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? सेक्शन बी में हमें मिलेंगे 22 क्वेश्चंस। कितने? 22 क्वेश्चंस। और अटेम्प्ट हमें करने हैं ओनली 18 क्वेश्चंस। और सेक्शन सी में हमें मिलने वाले हैं टोटल 12 क्वेश्चंस। कितने? 12। और हमें अटेम्प्ट करने हैं ओनली 10 क्वेश्चंस। कितने अटेम्प्ट करने हैं? ओनली 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और डी सेक्शन में हमें मिलेंगे 2 मैथ बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें से अटेम्प्ट हमें दोनों ही करने हैं। और ये चीज याद रखना कि ऑल क्वेश्चन इस बार आपका इक्वल मार्क्स का है, इसलिए किसी क्वेश्चन को आप ज्यादा टाइम नहीं दें, आप आराम से इजी से काम करेंगे। ऑब्जेक्टिव पैटर्न है तो आपका इजीली पेपर सॉल्व हो सकता है, क्योंकि एसएसटी को लेकर, सोशल साइंस को लेकर एक बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि लोगों में, बच्चों में टेंशन होती है कि हम पेपर कैसे सॉल्व करें। बहुत लेंदी पेपर आता है। तो इस बार आपका सीबीएसई ने सॉल्यूशन निकाल दिया है। टर्म 1 में ओनली आने वाला है ऑब्जेक्टिव। और आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस बार। यस, फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई ने क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर यंग यूरोप अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी इन बर्न। तो सीक्रेट सोसाइटी का जो फाउंडर है वो कौन था? तो हमें ये बताना है। पहले तो हमें ये याद रखना है कि हमें क्या 4 ऑप्शन मिले हैं। तो हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं ये, और इसमें से आंसर क्या होगा? तो सभी को पता होगा मेरे ख्याल से कि ये कौन थे? जियोसेफ मजीनी। ओके, अब आपको ये दिमाग में रखना है कि जब हमें ये ध्यान रखना है कि कब बनी थी सीक्रेट सोसाइटी, यंग यूरोप सोसाइटी कब बनाई गई थी? 1815 के टाइम में, जब आपका नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है तो फिर क्या होता है? तब यूरोप में क्या होता है? फिर से कंजर्वेटिव सोसाइटी का रूल होता है और धीरे धीरे और सोसाइटी भी, न्यू सोसाइटीज डेवलप होती है, बट उन्हें खुले में काम करने का कहते हैं अधिकार नहीं होता। तो वो क्या करते हैं? तो जियोसेफ मैज़नी जैसे लोग कई क्या करते हैं? सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं। तो यंग यूरोप सोसाइटी का फाउंडर कौन? जियोसेफ मजीनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर हो गया हमारा जियोसेफ मैज़नी। जो आपको इसकी डिटेल अगर पढ़नी हो तो आपके बुक के पेज नंबर एनसीईआरटी में मिलेगा 20 नंबर पर। अब आपका है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या मिला है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। तो किसका, इसका रिजल्ट क्या था? एक्ट आपको दिया गया है कौन सा? 1707 1707 एक्ट का रिजल्ट क्या था? तो आपको ऑप्शन क्या मिले हैं? क्या यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था इससे, या यूनिफिकेशन ऑफ द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, एंड लास्ट है यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम। तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि इसका रिजल्ट क्या था। तो इसका रिजल्ट था आपका यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो हमारा आंसर हो गया बी, यूनिफिकेशन ऑफ द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो आपको पता होगा कि क्या किया था इन्होंने स्कॉटलैंड को जबरदस्ती अपने यहाँ पर क्या कर दिया था? मिला लिया था और यूनिफिकेशन कर दिया था। किसका? ग्रेट ब्रिटेन का। तो यस, बी आंसर है हमारा। अब चलते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट
with the regard to the Zollverein from the following options। तो पहले ये बताइए Zollverein क्या था, हमें इसमें बताना है Zollverein क्या था। तो अच्छे से पता होगा कि 1834 में बनाया जाता है, किसके द्वारा? प्रशिया ने सबसे पहले अपनाया था, धीरे धीरे जर्मनी के सारे लोग उसको Zollverein जो कस्टम बनाया गया था, कस्टम बोल सकते हैं, कस्टम ड्यूटी टैक्स का कुछ रिलेटेड था, उसको बनाया गया था और धीरे धीरे जर्मनी के जितने भी स्टेट थे उन्होंने भी इसको अपनाया। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, पहले बहुत सारी 30 करेंसीज चलती थी और क्या होता था, एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट पे ट्रेड करने हम जाते थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। ट्रेड हुआ, चाहे आप टूरिस्ट के हिसाब से जाते थे तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। तो इसलिए प्रशिया ने स्टार्ट किया था ये Zollverein और इससे क्या हुआ, धीरे धीरे सभी जर्मनी स्टेट ने अपना लिया था। और क्या हुआ, और फिर 30 में से आपकी जो 30 करेंसीज जर्मनी में चलती थी स्टेट्स में, तो धीरे धीरे वो कम होते होते कितनी हो गई, ओनली 2 करेंसीज बची। तो यस, हमें इसका आंसर देखना है। तो हमें अभी बताया था कि इट वॉज ए कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रशिया स्टेट्स फॉर्म टू मैनेज पॉलिटिकल अलायंसेस। तो अभी हमने ये देखा है, और इट्स एम्स वॉज टू बाइंड द प्रशिया पॉलिटिकली इनटू एन एसोसिएशन। इट वॉज ए कस्टम यूनियन इन द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया। तो हमने अभी बताया था कस्टम यूनियन बनाया गया था जो कि प्रशिया ने शुरू किया था। तो आंसर हो जाता है हमारा सी। तो देखते हैं हम, यस, सी हमारा आंसर है। याद रखना, प्रशिया ने स्टार्ट किया था, जर्मनी के सारे स्टेट ने धीरे धीरे इसको अपनाना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, 30 करेंसी से आपकी करेंसीज कितनी हो गई, ओनली 2 करेंसीज चलती थी फिर। यस, 4 क्वेश्चन क्या है, 4 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर इन्वॉल्व इन द 3 वॉर्स। 3 वॉर्स में कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी विथ पर्सिया एंड एंडेड विद द विक्ट्री एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो पहले हमें ये बताना है कि कौन से 3 वॉर्स कंट्री हैं, ये बताना है। तो आपको पता होना चाहिए जिन्होंने प्रशिया को हराया था और जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था, तो वो 3 कंट्रीज कौन थी। ऑप्शन देखते हैं हम। यस, ऑस्ट्रिया, पोलैंड एंड फ्रांस। क्या ये कंट्री थी? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। तो आंसर हमारा बी में मिल गया है। ओके, तो चेक करते हैं हम हमारा आंसर। यस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। तो आपको इसकी डिटेल पेज नंबर 19 में आपकी बुक्स में मिल सकती है। अब है आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा गया आपको क्वेश्चन 5 में? आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर विच पीपल डिमांडेड फ्रीडम ऑफ मार्केट्स इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप। तो आपको ये बताना है कि फ्रीडम कहां पर दी गई थी, किस की डिमांड थी, कौन सी आइडियोलॉजी की डिमांड थी कि 19th सेंचुरी में हमें फ्रीडम मिले। तो कौन सी मार्केट की फ्रीडम मिले? तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या है। तो हमें मिला रोमांटिसिज्म। तो पहले आपको पता होगा रोमांटिसिज्म क्या था, ये ग्रीस के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसमें अपने कल्चर के थ्रू, आपके बोल सकते कल्चर के थ्रू, आपकी पोइट्री के थ्रू क्या किया गया था, ग्लोरीफाई किया गया था और आज़ादी के लिए यूज़ किया गया था इन्हें। और इसमें क्या हुआ, कोई वेपन्स यूज़ नहीं किए गए थे। ये था हमारा रोमांटिसिज्म। अब आपका लिबरलिज्म क्या था? लिबरलिज्म में क्या था, फ्री किया जाए, हमें जो भी बैरियर लगे हुए हैं, तो इसी में बात की गई है आपकी किसकी, मार्केट फ्रीडम की। और जिसमें क्या था कि हमें आराम से ट्रेड कर सके, ताकि जितने भी बैरियर लगे हुए हैं, जो कि एक देश से दूसरे देश में क्या होता था पहले कि एक देश से दूसरे देश में जब हम ट्रेड करते थे तो वहाँ पर बहुत सारे बैरियर होते थे। तो बट लिबरलिज्म जब आया तो ये जितने भी बैरियर थे वो हटा दिए गए। ओके, और सोशलिज्म में क्या होता है, सोशलिज्म में ये होता है समाज से रिलेटेड है, ये जो आइडियोलॉजी है किससे रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड, जिसमें जो व्यक्ति जितना काम करता है उसे उतना ही पैसा मिलता है। और ये कहाँ से आई थी, आपके कम्युनिज्म से जो डेवलप हुई है ये सोशलिज्म। और रैशनलिज्म में क्या होता है, तो रैशनलिज्म आइडियोलॉजी में क्या होता है, इसमें लॉजिकल आइडियोलॉजी यूज की जाती है। तो आंसर हम चेक करते हैं हमारा। तो आंसर है आपका लिबरलिज्म।
ओके, तो हमने समझा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ बच्चा, आपको याद रखना है कि हम मोस्ट ऑफ चारों ऑप्शन को भी कंप्लीटली डिस्क्राइब कर रहे हैं ताकि आपकी पूरी अच्छे से तैयारी हो सके। ऑप्शन से आप बाकी कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर सकेंगे और इससे क्या होगा, टर्म 1 में जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप कहेंगे ये तो हमें आता है। क्यों? क्योंकि रजनी मैम ने हमें पूरा क्वेश्चन के ऑप्शन तक समझाए थे। क्यों? क्योंकि जब भी आपको ऑप्शन मिलते हैं मोस्ट ऑफ क्वेश्चन उन्हीं से बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी ऑप्शन है आप उनको क्लियरिफाई जरूर करें। ओके, तो 6 नंबर हमें क्वेश्चन क्या मिला है? चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट द क्रॉप्स एंड द एरियाज दे आर ग्रोन इन। तो हमें बताना है कौन सी क्रॉप कहाँ किस एरिया में ग्रो होती है, उसके बारे में बताना है। तो हमें एक चूज करना है पेयर को। इस क्वेश्चन में क्या करना है? पेयर को चूज करना है। तो हमें ऑप्शन क्या मिले हैं? हमें मिला है ग्राउंडनट आसाम में। पहले ये बताओ कि क्या ग्राउंडनट आसाम में होती है? बिल्कुल नहीं होती। ग्राउंडनट हमारी डेवलप क्रॉप कहाँ की है? तो ये होती है हमारे आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर डेवलप होती है? आंध्र प्रदेश में। ओके, आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं क्योंकि इससे आपका बाकी भी क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। सो प्लीज आप अपने आप को ध्यान से कंसंट्रेट होके सॉल्व करें पेपर को। और टी हमें कहाँ मिलती है? तो टी आपको अच्छे से पता होगा कहाँ मिलती है, आपके आसाम में मिलती है टी हमें। ओके, तो टी और कहाँ कहाँ मिलती है? दार्जिलिंग में मिलती है। और गुजरात में क्या मिलता है? गुजरात किसके लिए फेमस है? गुजरात में होता है कॉटन। तो और कॉफी कर्नाटका में। तो बिल्कुल सही, क्योंकि हमें क्या चूज करना था? करेक्ट पेयर को चूज करना था कि कहाँ पर कौन सी क्रॉप डेवलप होती है। तो कर्नाटका में कॉफी होती है। बिल्कुल, आपके जितना भी सर्दर्न एरिया है उस एरिया में ये चीज़ें डेवलप होती है। कॉफ़ी हुआ, स्पाइसेस हुआ। ओके, तो आपको पता होगा तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया। तो ये कॉफ़ी कहाँ पर मिलती है? आपके सर्दर्न एरिया में, इंडिया के। और आपका शुगर केन हमें कहाँ मिलता है? तो छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता। तो कहाँ मिलता है? यूपी एंड महाराष्ट्र में। यूपी एंड महाराष्ट्र, आपके महाराष्ट्र में मिलता है। ओके, ठीक है। तो इससे हमने क्या किया? चारों ऑप्शन को देखा तो हमारे 4 चीजें तैयार हो जाएगी। तो आपको ऑप्शन को बिल्कुल क्लियरिफाई करना है। तो आंसर हमारा हो गया क्या? आंसर हमारा देख लीजिए, सी कॉफी कर्नाटका। अब नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या मिला? क्वेश्चन नंबर 7 हमें मिला है द पीस ऑफ लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। जो कह सकते हैं जो अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है, जिसे कल्टिवेटेड नहीं किया जाता, कितने टाइम तक? फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहा जाता है? जो भूमि आपके 1 से लेकर 5 ईयर तक छोड़ दी जाती है, कल्टीवेशन नहीं किया जाता, उस भूमि को हम क्या कहते हैं? उस लैंड का नाम क्या है? तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए हमारे। तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है बैरन लैंड। तो बैरन लैंड बिल्कुल नहीं हो सकता। बैरन लैंड का मतलब क्या होता है? बंजर भूमि, जहां पर कितना भी कोशिश करो, आप कितना भी उगाने की कोशिश करो, कुछ भी नहीं उगता है। जस्ट लाइक आप राजस्थान में जाएंगे, आपका जैसलमेर एरिया है, उस एरिया में राजस्थान में कुछ भी डेवलप नहीं होता, बहुत कोशिश करने पे भी। ओके, अब है आपका फॉरेस्ट लैंड। तो जंगल में बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जंगल अलग ही चीज है। अब आपका ग्रेजिंग लैंड, ये भी नहीं हो सकता। ये तीनों ऑप्शन हो गए कट। तो अब क्या बचता है? फैलो लैंड। तो बिल्कुल फैलो लैंड में ऐसा होता है। और फैलो लैंड आपको ध्यान रखना है, फैलो लैंड 2 टाइप्स का होता है। एक तो करंट फैलो लैंड, जिसमें क्या होता है? करंट फैलो लैंड में क्या होता है? आपके 1 या फिर 1 से कम टाइम तक आपकी जो जमीन है, लैंड है, उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है। तो उसे कहते हैं हम करंट फैलो लैंड। और वही जब 1 से 5 ईयर तक आपकी अनकल्टिवेटेड जब लैंड को छोड़ दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फैलो लैंड। तो ऐसे हमारे आपने फैलो लैंड के दोनों टाइप देखे, तो दिमाग में रखना।
जब आपको फैलो लैंड का दूसरा टाइप दे दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, करंट फैलो लैंड, जो कि कितने टाइम तक होगी, 1 से या 1 से कम टाइम तक अनकल्टिवेटेड छोड़ देना। यस, आंसर हो गया फैलो लैंड। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या मिला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंसेस वाज कन्वेंटेड to discuss environmental protection and socio-economic development global level। तो हमें ये बताना है कि ये कहाँ पर हुआ था, किस पर हुआ था, ग्लोबल लेवल पर जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की गई है कहाँ में की गई है। तो ऑप्शन देखते हैं हम, तो हमें मिला है क्योटो प्रोटोकॉल, आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो नहीं होता, ये भी नहीं है। तो कहाँ हुआ था, ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ओके, जो कि कहाँ पर है, ब्राजील में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था, आपके ब्राजील में। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सी। आंसर हो गया सी, रियो डी जेनेरियो, जो कि कब होता है, अर्थ समिट। और ये कौन सी समिट थी, अर्थ समिट थी, जिसमें क्या ये कहा गया था कि आप अर्थ को प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ करें, सारे देश एक साथ में मिलकर इसके लिए वरीड हो रहे थे, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पूछा गया है, इंडिया हैज लैंड अंडर ए वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इंश्योर पेरेनियल, हाउ टू सम रिवर्स प्रोवाइड फैसिलिटीज, टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। तो आपको ये समझना है पहले तो पेरेनियल का मतलब क्या होता है। तो पेरेनियल का मतलब क्या होता है, ऐसी नदियाँ जो कि वर्ष भर बहती हो। तो ऐसी नदियाँ कौन सी होती है, तो 2 टाइप की नदियाँ होती हैं जो वर्ष भर बहती हैं। कौन सी, एक तो रेन वाली नदियाँ, जो जहाँ पर पानी कहाँ से आता है, बरसात के थ्रू आता है, रेन के थ्रू आता है। और दूसरी टाइप की कौन सी नदियाँ होती है जो आपके पूरे 1 ईयर तक कंटिन्यूसली बहती है, तो फ्लो करती है, कौन सी होती है, माउंटेन्स, माउंटेन रिवर। क्यों, क्योंकि माउंटेन पे क्या होता है, बर्फ जमी रहती है, ग्लेशियर्स होते हैं, वहाँ पर ग्लेशियर पिघल के क्या करते हैं, नदियों रिवर में बहते हैं। तो 2 टाइप्स की रिवर देखी हमने, एक तो माउंटेन रिवर होती है जो कि पेरेनियल रिवर कहलाती है, और दूसरी होती है रेन वाली जो कि सर्दर्न एरिया में मिलती है। सर्दर्न एरिया में क्या होता है, बारिश के थ्रू ये नदियाँ वर्ष भर बहती हैं। तो ऑप्शन देखते हैं हम हमारे, आपको ऑप्शन मिला है एक तो क्या, प्लेन्स। तो प्लेन्स बिल्कुल नहीं, प्लेन्स में नदियाँ वर्ष भर नहीं बहती, तो ये ऑप्शन कट हो जाता है। दूसरा है प्लेट्यू, तो क्या आपके पठारों पर ऐसा होता है, प्लेट्यूज पे ऐसा होता है, तो बिल्कुल नहीं होता क्योंकि वो भी समतल है, तो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हो जाता है हमारा कट। आइलैंड पे वो भी नहीं, तो ये भी कट हो गया। ओनली बचता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो माउंटेन रिवर्स पेरेनियल होती हैं और जो कि पूरे साल भर तक कंटिन्यूटी में बहती हैं, फ्लो करती हैं। तो आंसर हो गया हमारा माउंटेन। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली, क्या वो क्या करती हैं इन लैंड डिग्रेडेशन, मतलब ह्यूमन की ऐसी कौन सी एक्टिविटी है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे कि ह्यूमन की कौन सी एक्टिविटी है जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन होता जा रहा है। पहले तो आप ये समझिए कि लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है। लैंड डिग्रेडेशन होता है लैंड का खराब हो जाना, जमीन का कह सकते हैं कि उसका बेकार हो जाना, जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो पाता है। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, वो भी किसकी, ह्यूमन बीइंग की। तो ऑप्शन हम देखते हैं, डिफॉरेस्टेशन, तो बिल्कुल वृक्षों को काटने की वजह से क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन होता जा रहा है आपका। यस, ऑप्शन हमें क्या मिले, तो ऑप्शन हमें मिले हैं डिफॉरेस्टेशन, दूसरा है क्रॉप रोटेशन, शेल्टर बेल्ट्स, और 4th ऑप्शन है प्लगिंग। अब मुझे बताओ कि प्लॉइंग, तो क्या ऐसा, बिल्कुल। तो पहले हम ऑप्शन को समझते हैं। ऑप्शन में हमें मिला है वृक्ष को काटना, तो आपको अच्छे से पता होगा कि वृक्षों को काटने से लैंड
डिग्रेडेशन होता है। और सेकंड है आपका क्रॉप रोटेशन, तो क्रॉप रोटेशन नहीं हो सकता। क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, क्रॉप रोटेशन से तो आपकी जमीन उपजाऊ बनती है। और शेल्टर बेल्ट्स तो हम किस लिए लगाते हैं, अच्छे से पता होगा। शेल्टर बेल्ट तो हम लैंड डिग्रेडेशन होने से रोकने के लिए लगाते हैं। ये तो इसका क्या है, ये इसका प्रोटेक्शन है, तो इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो नहीं सकता। तो आंसर क्या हो गया, तो आंसर आपका हो गया 1 नंबर। ये आपका प्लॉइंग भी नहीं होगा क्योंकि खेतों की जुताई से आपका लैंड डिग्रेडेशन नहीं होता। तो आंसर होता है हमारा ए। तो चेक करते हैं हम हमारे आंसर को। यस, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 11 नंबर क्वेश्चन हमें मिला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एडॉप्टेड मेडिटेरेनिज्म इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें ये बताना है किस कंट्री ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किसको अपनाया था, मेडिटेरेनिज्म को अपनाया था। तो आपको पहले तो ये समझना है मेडिटेरेनिज्म होता क्या है। इसमें होता है जिस ग्रुप में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है, वो ग्रुप क्या करते हैं, मेजॉरिटी में होते हैं और वो मिलकर क्या करते हैं, आपकी गवर्नमेंट को रूल करते हैं। गवर्नमेंट को रूल कैसे करते हैं, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो माइनॉरिटी अर्थात जो कम लोग की संख्या वाला ग्रुप होता है, उसे वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मेजॉरिटी वाले वो उसको दबाते हैं, उसको डोमिनेंस करते हैं, उनको जैसे चाहे उनके अकॉर्डिंग काम करवाते हैं माइनॉरिटी से। तो इसे कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। और इसमें क्या हुआ था, इसमें किसने अपनाया था, तो आपको अच्छे से पता होगा, सेहला। तो आई थिंक कंट्री का नाम आपको दिमाग में आ गया होगा। तो आंसर क्या है हमारा, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो आंसर दे सकते हैं, आई थिंक सभी को दिमाग में होगा। तो आंसर है हमारा श्रीलंका। तो चेक करते हैं हम श्रीलंका। अब है आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंस रीजन पावर शेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। हमें पावर शेयरिंग का एप्रोप्रिएट या सबसे इम्पोर्टेंट बताना है, इम्पोर्टेंस क्या है, या पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं हमें ऑप्शन क्या मिले हैं। तो हमें मिला है क्या पावर शेयरिंग आपके रिड्यूस करती है किसे, सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स को, तो बिल्कुल करती है। तो आंसर हो गया हमारा ए। फिर भी हम बाकी को देखते हैं ऑप्शन को, क्या प्रोवाइड्स एथनिक कल्चरल डेवलपमेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलाउज पीपल एंजॉय टू स्पेसिफिक राइट्स, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और लास्ट है आपका, क्या सुप्रीमेसी ऑफ वन पार्टी, क्या सुप्रीमेसी होती है एक पार्टी की, बिल्कुल नहीं होती है। डेमोक्रेसी में तो सबकी चलती है और डेमोक्रेसी में ही पावर शेयरिंग होती है। तो इसलिए आंसर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करती है हमारी कौन, पावर शेयरिंग। चेक करते हैं आंसर, यस, रिड्यूस सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको अपार्ट from the central and the state government, Belgium has the third kind of government as well। हमें तीसरी गवर्नमेंट के बारे में बताना है जो कि बेल्जियम में बनी थी। तो आई थिंक आपको सभी को याद होगा कि बेल्जियम ने कितनी गवर्नमेंट्स बनाई थी, 3 गवर्नमेंट्स बनाई थी। तो फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सेकंड आपकी स्टेट गवर्नमेंट थी और तीसरी कौन सी थी। तो ऑप्शन हम चेक करते हैं, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, क्या सोशलिस्ट, या कम्युनिटी, या फिर लिबरल। तो आई थिंक सभी को याद होगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी बेल्जियम में थर्ड गवर्नमेंट के रूप में। और क्या काम था इसका काम था जो भी आपके लैंग्वेज बेस पर आपके जो भी बने हैं, क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बेस पर आपके जो जर्मन था, फ्रेंच था, डच थे, उनका प्रोटेक्शन करना, उनका सबका पार्टिसिपेशन था। और प्लस इसमें क्या था, जितने भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपके कल्चर से रिलेटेड जो भी मामले होंगे उनको सॉल्व कौन करेगी, आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट करेगी, जो कि बेल्जियम में बनी थी। ओके, तो आंसर कम्युनिटी गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल कौन सी कंट्री है।
आपको ऑप्शन मिले हैं उनमें से हमें चूज करना है। बट फेडरेशन कितने टाइप का होता है तो हमें दिमाग में रखना है फेडरेशन होता है 2 टाइप्स का। तो एक में क्या होता है, एक में आपको ऑप्शन मिल गया है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इसमें क्या होता है, सारे स्टेट एक साथ मिलकर एक सेंटर पॉइंट बनाते हैं, समझौता करते हैं और फेडरेशन करते हैं। ओके, और इसका एग्जांपल है आपका यूएसए प्लस आपका स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया। और दूसरी टाइप की फेडरेशन कौन सी होती है, तो दूसरा फेडरेशन होता है होल्डिंग टुगेदर, जिसमें क्या होती है एक बहुत बड़ा देश होता है जस्ट लाइक हमारा इंडिया। इंडिया में क्या है, हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बनाया गया है, जिसमें क्या किया गया है, जो भारत देश सेंट्रल को सारी पावर दी गई है, बट सेंट्रल के साथ साथ में स्टेट्स को भी पावर डिवाइड की गई है। और इसमें क्या होता है, कुछ पावर आपको स्टेट को भी दी गई है। तो इसमें एक चीज़ याद रखना, जो ये फेडरेशन बनाया गया है इसमें आपके स्टेट्स अलग नहीं हो सकते। बट जिसमें कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, जो यूएसए में है उसमें स्टेट चाहे तो उस समझौते से, उस फेडरेशन से अलग हो सकते हैं। तो ये दोनों टाइप के फेडरेशन हमने देखे और इसका एग्जाम्पल मैंने नाम बता दिया है। इंडिया में हमें बता ही दिया है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, तो ये आंसर कट हो जाता है। श्रीलंका भी कट, बेल्जियम भी कट, तो आंसर क्या, यूएसए। तो आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हाई इज द पावर शेयर्ड अमॉन्ग्स्ट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पहले तो ये बताना है कि भाई डिफरेंट ऑर्गन्स गवर्नमेंट के साथ में पावर शेयरिंग क्यों की जाती है और इसे हम हॉरिजॉन्टल क्यों कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको इसमें करेक्ट बताना है कि कौन सा जो सेंटेंस है इस बात को सही साबित करता है या सही बताता है। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि हॉरिजॉन्टल में क्या होता है। बिल्कुल, हमारी एग्जीक्यूटिव होती है, लेजिस्लेचर होता है और कौन होता है, और होता है हमारा जुडिशरी। कौन, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन्स होते हैं। इनके बीच में पावर डिवाइडेशन कैसा होता है, इक्वल, सेम लेवल पे पावर डिवाइडेशन होता है ऐसे। ओके, ये आपका हो गया मान लीजिए एग्जीक्यूटिव, ये आपका लेजिस्लेचर, ये जुडिशरी, ये इक्वल पावर्स इनके बीच में डिवाइड की जाती है सेम लेवल पे। इनको पावर भले ही अलग अलग काम करने की दी गई है, बट क्या होता है इनमें, होता है क्या, तो इनमें होता है एक चीज, तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी और आपका लेजिस्लेचर में सेम लेवल पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, बट ये काम क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं। बट इनमें दिमाग रखना कि बच्चा इनमें कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, सब इक्वल लेवल पे होते हैं। तो ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल। और वहीं वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल पावर शेयरिंग में ये होता है कि डिफरेंट लेवल पर पावर शेयरिंग की जाती है और उनका जो लेवल होता है वो भी डिफरेंट होता है। इसमें सेंट्रल हाई पे होता है, फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट होती है और लास्ट में आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है। तो ये एज ए पिरामिड की शेप में होती है पावर शेयरिंग। और ये कैसे होती है, हॉरिजॉन्टल वाली आपकी होती है, हॉरिजॉन्टल वाली इक्वल पावर शेयरिंग। तो यस, आंसर हमें पता चल चुका है। तो क्या है आंसर, तो आपको पता होगा कि ये रहा आंसर की इनमें सेम लेवल पे पावर शेयरिंग की जाती है। तो आंसर क्या होगा, बी। इट्स अलाउड्स डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट टू बी प्लेस्ड एट द सेम लेवल। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में यही होता है, तो आंसर हो गया बी। हम चेक करते हैं हमारे आंसर को, यस बी आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है, तो आपको बताना है इंडिया फेडरल सिस्टम। तो हमने अभी बात की थी इंडिया में कौन सा फेडरल सिस्टम है, तो इंडिया में है कौन सा, होल्डिंग टुगेदर फेडरल सिस्टम। और इसमें क्या पूछा गया है कि जिसमें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती है, ऐसी कौन सी लिस्ट है। तो पहले हम लिस्ट के नाम देखते हैं।
तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कौन कौन सी लिस्ट होती है। एक तो यूनियन लिस्ट होती है जिसपे कौन कानून बना सकता है, लॉ कौन मेकिंग कर सकता है, आपका सेंट्रल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट करती है। कभी कभार आप जब स्टेट खुद चाहता है तो उसे पावर देता है सेंट्रल को, तब सेंट्रल लेवल स्टेट लिस्ट पे क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। और कॉन्करेंट में क्या होता है, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, दोनों गवर्नमेंट आपका क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट प्लस आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लॉ मेकिंग कर सकती है। तो आंसर हो गया हमारा क्या, सी। और लास्ट अब आपको मिलता है रेजिड्यूरी। तो इसमें क्या होता है, जो बच गया है, दैट मीन क्या है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब कई सब्जेक्ट अभी मतलब नए नए आपके जो बोल सकते हैं नई नई घटनाएं घट रही हैं, उनसे रिलेटेड मामले नहीं ऐड किए जा सकते। तो उन मामलों को किसको दे दिया गया है, उन मामलों से रिलेटेड लॉ बनाने का काम दे दिया गया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इसी पावर को हम क्या कहते हैं, रेजिड्यूरी पावर। जस्ट लाइक आपका साइबर क्राइम हो गया, चाहे आईआईटी हो गया, इनसे रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं उनसे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट में दोनों। तो आंसर कौन सा हो गया, चेक करते हैं हम, हमारा आंसर सी। ओके, अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 17। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंडिया एंजॉय स्पेशल पावर्स अंडर आर्टिकल, कौन सा, आई थिंक सभी को याद होगा 371। इसमें आपको स्पेसिफिक कर दिया गया है ए के लिए, बट मोस्ट ऑफ आपको पूछा जाता है क्या, मेन आर्टिकल। तो आपको याद होगा ये आर्टिकल 371 किसके लिए है, मैंने आपको पढ़ाया था और आपको याद होना चाहिए। ये था हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं उनके लिए स्पेशल पावर देता है। और ए में अब आपका कौन सा आने वाला है, तो ए में आएगा आपका नॉर्थ ईस्ट का कोई ना कोई स्टेट। तो ए में हम चेक करते हैं, तो नागालैंड, क्या ये नॉर्थ ईस्ट का है, बिल्कुल है। तो हमारा आंसर यही कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मिला, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। हमें इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एग्जाम्पल देखना है कि प्राइमरी सेक्टर का कौन सा एग्जाम्पल है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम जब भी सेक्टर वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता होना चाहिए प्राइमरी सेक्टर का कौन सा एग्जाम्पल है, सेकेंडरी सेक्टर का कौन सा है, और लास्ट आपका टर्शरी सेक्टर का कौन सा एग्जाम्पल है। तो प्राइमरी में आपको पता है बाय नेचर के द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। सेकेंडरी में क्या होगा, नेचर के थ्रू जो हमने लिया है उससे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो किस में जाएगा, सेकेंडरी में। और लास्ट ऑप्शन हमारा जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो किस में आती हैं, टर्शरी सेक्टर में। तो ये मैंने तीनों आपको एक्सप्लेनेशन दिए हैं। अब हम चेक करते हैं हमारे ऑप्शन में। तो ऑप्शन में हमें क्या ऑप्शन मिले हैं, बेकिंग। बेकिंग में क्या बाय नेचर से बेकिंग होती है, बिल्कुल नहीं होती। पहले कोई ना कोई चीज़ हमें नेचर से मिलती है फिर हम उसे बेक करते हैं, तो ये किस में जाएगा, हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा। ओके, अब आपका बी ऑप्शन क्या है, आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग में बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये टर्शरी सेक्टर है। क्योंकि आउटसोर्सिंग में होता क्या है, तो पहले ये समझिए आउटसोर्सिंग में क्या होता है, एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, उसमें क्या होता है जब उसको कामों का लोड होता है तो वो अपना काम क्या करती है, किसी और सोर्स को दे देती है कि आप काम कर दीजिए। ठीक है, वो काम क्या करता है, जल्दी करके उसको दे देता है, इससे उसका कंपनी का काम जल्दी हो जाता है। आउटसोर्स का मतलब होता है बाहर के सोर्स के थ्रू अपना काम करवाना, आउटसोर्सिंग कहलाता है। अभी बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब फार्मिंग। तो फार्मिंग आपका बिल्कुल प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट हम नेचर के थ्रू ही तो फार्मिंग करते हैं। तो ये हो गया आपका प्राइमरी लेवल, ये आपका टर्शरी सेक्टर हो गया था। और बैंकिंग भी आपका टर्शरी सेक्टर है क्योंकि बैंकिंग भी हमें क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ऐसे हमको एग्जाम्पल दिमाग में रखने हैं सेक्टर के। तो आंसर फार्मिंग आंसर हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, which of the following measures the proportion of the literate population in the 7 and above age group। पहले तो ये बताइए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये जो डेफिनेशन दी गई है कि भी ये किसकी डेफिनेशन है, तो ये आपको अच्छे से याद होगा। ये चैप्टर है आपका डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक्स से, और किसकी है ये, लिटरेसी की। किसकी है, लिटरेसी की डेफिनेशन है। तो नेट अटेंडेंस रेशियो में क्या होता है,
टोटल कितने बच्चे आए उसके लिए अटेंडेंस रेशियो बनाया जाता है, और इनरोलमेंट टोटल कितने लोगों ने अपनी स्कूल में नाम ऐड किया उसके लिए होता है, और लिटरेसी रेट अभी बता ही दिया, 7 से लेकर 14 ईयर्स तक कितने लोग लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, उसे हम कहते हैं लिटरेसी रेट। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई लिटरेसी रेट की। और ड्रॉप आउट रेशियो क्या होता है, कितने बच्चों ने नामांकन कराया था और वो स्कूल छोड़कर भाग गए, तो ये होता है ड्रॉप आउट रेशियो। तो ये हमने चारों ऑप्शन को ढंग से समझा। हम आंसर देखते हैं, बिल्कुल लिटरेसी रेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मीनिंग ऑफ एवरेज इनकम। पहले तो ये समझिए कि एवरेज इनकम का करेक्ट मीनिंग बताना है। कौन से ऑप्शन दिए गए हैं चारों ऑप्शन में से, तो इसमें ये बताइए कि एवरेज इनकम का मीनिंग क्या होता है। तो एवरेज इनकम को हम पहले क्या कहते हैं, एक हम और कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं आपका यस, एवरेज इनकम को हम दूसरा क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम। और इसका हमें फॉर्मूला बताना है, तो हमें एवरेज इनकम निकालने के लिए याद होगा कि हम क्या करते हैं, तो पहले हम लेते हैं हमारी क्या, टोटल इनकम। जितनी भी इनकम हो रही है पूरे देश में लोगों की, उस इनकम को लिखते हैं, फिर उसे डिवाइडेड करते हैं किससे, टोटल पॉपुलेशन से, उस देश की टोटल पॉपुलेशन से। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया टोटल इनकम और आपका डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो इसे हम चेक करते हैं, यस, द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स अर्निंग पॉपुलेशन। बिल्कुल नहीं, केवल अर्निंग पॉपुलेशन को नहीं ऐड करते, हम किसे करते हैं, पूरी टोटल पॉपुलेशन को। द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। यस, आंसर हमारा क्या होगा, बी। तो हम चेक करते हैं, यस, आंसर हो गया बी। तो ऐसे हम क्या निकालते हैं, हमारी पर कैपिटा इनकम या टोटल इनकम। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है, आपको बताना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन सी चीज अच्छे से डिस्क्राइब करती है। तो आपको अच्छे से पता होगा कौन कौन सी चीज आती है ह्यूमन डेवलपमेंट में, तो हमारा एजुकेशन आता है, हेल्थ आती है, आपकी इनकम को ऐड किया जाता है। तो हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा इस चीज को क्लियर करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में हमें मिला है इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन इन एंड इनकम। तो बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया है कि क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट में, हम इनकम को ऐड करते हैं प्लस हमारी हेल्थ को ऐड करते हैं, और किसको ऐड करते हैं, और ऐड करते हैं हम हमारी पढ़ाई को, जो आप अभी कर रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप डेवलप होंगे तो इंडिया भी डेवलप होगा। यस, 22 नंबर, आपको इसमें बताना है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा था उसमें नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अच्छे से पता होगा कि आपके जो कहते हैं, जो आपकी अर्थ समिट से रिलेटेड जो क्वेश्चन चैप्टर है उसमें क्लियर दिया गया है कि ऐसा जो लैंड डिग्रेडेशन से जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है उसका इफेक्ट किसी पर भी पड़ता है, वो ना तो स्टेट की बाउंड्रीज को देखता है ना नेशनल की बाउंड्रीज को, वो पूरे एरिया को खराब कर देता है। तो ऐसा कौन सा डेवलपमेंट है जिससे हम इस चीज़ को रोक सकते हैं, तो यस, हमें एक एक्शंस बताना है कौन सा स्टेटमेंट में है इसका, तो इसका आंसर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है, टिकाऊ विकास। हम ऐसा विकास करें जिससे हमारे एनवायरमेंटल को हार्म ना हो, तो ये करना होता है हमें। तो आंसर हो गया सी। लास्ट क्वेश्चन आपका 23 से नहीं, अभी एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले आप देखिए क्या क्वेश्चन है। Which of the following examples fall under an organized sector? पहले तो ये समझना है कि आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल बताना है इस क्वेश्चन में, और ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंसेस दिमाग में रखने हैं। क्या होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर? ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका होता है जॉब सिक्योरिटी, और
अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको पे लीव भी मिलती है, आपको पैड लीव मिलती है, प्लस आपको मेडिसिन भी मिलते हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी होती है। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, ये सब फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या है। हमारे ऑप्शन, तो हमारे ऑप्शन है ए डेली वेज लेबरर वर्किंग फॉर ए कॉन्ट्रैक्टर। क्या इसको हम मान सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको पेमेंट कैसे मिल रहा है, छुट्टी करने पर पेमेंट मिलता है? नहीं मिलता। तो ये ऑप्शन हमारा होता है कट। अब सेकंड है आपका एन इंजीनियर गेटिंग ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। बिल्कुल, इंजीनियर को सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, तो इसका मतलब ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और क्लीनिंग स्टाफ को बिल्कुल नहीं मिलता, वो भी प्राइवेट स्कूल वाले के। तो अभी देख लीजिए हमारा टाइम का चल रहा है कोविड वाला, तो इसमें क्या प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉय हैं उनको, जो सर्विस वाले हैं, छोटी क्लास वाले, उनको क्या मिलता है? नहीं मिलता पेमेंट। और लास्ट आपका टेलर स्टिचिंग, वो जिस दिन उसको काम करेगा उसी दिन उसको पैसा मिलेगा, तो उसे भी डेली आपको पेमेंट नहीं मिलता, ना पैड लीव मिलती है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? बी। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब बना था? 2005 में। और उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि आपको 100 डेज का मिनिमम एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो फिर गवर्नमेंट अनेबल अगर ये काम नहीं करती है तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? तो आंसर चूज करते हैं हम। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? पे द कंपनसेशन, आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को जो बचे हुए दिन हैं। बिल्कुल आंसर हमारा होता है ए, क्योंकि मनरेगा भी कहते हैं इसे, और आपका क्या कहते हैं? नरेगा। तो इसमें महात्मा गांधी के जन्मदिन पर शुरू किया गया है, 2005 में हमारे इंडिया में स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या होता है, लोगों को 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अगर गवर्नमेंट मान लीजिए किसी को 80 डेज का एम्प्लॉयमेंट दे पाती है 1 ईयर में, तो फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? बाकी बचे हुए 20 डेज का उसे पेमेंट करना पड़ता है, कंपनसेशन देना पड़ता है। तो ऐसे हमने पेपर ए सॉल्व किया। आंसर हो गया हमारा पे द कंपनसेशन ल्यू ऑफ दीज डेज। तो हमने कंप्लीट किया हमारा पेपर ए सेक्शन, जिसमें थे 24 क्वेश्चन, जिनको हमने वेल तरीके से, पूरे अच्छे तरीके से क्या किया, एक्सप्लेनेशन के साथ समझा। और कीप स्टडिंग, जुड़े रहिए दक्षांश एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ अच्छा, कुछ बेहतरीन, बहुत ही अच्छा, जिससे आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं और सुपर सुपर सुपर। थैंक यू।